हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। फ्रेंड्स, ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 5 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। ठीक है, तो देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम लोग के चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट हो जाने जा रहा है, यानी कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है, वो भी 2 अगस्त से। और इस टेस्ट सीरीज़ का सारा डिटेल्स का एक वीडियो अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पे, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। वैसे उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप तो ज़रूर आप इस टेस्ट सीरीज़ में अपीयर होइएगा और आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये टेस्ट सीरीज़ कैसा लग रहा है। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स। मतलब जो आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑर्बिट में घूमता है न्यूक्लियस के अराउंड। तो हमको इस में रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट को निकालना है, मतलब ऑर्बिट का हमको रेडियस निकालने के लिए पहला एप्लीकेशन देखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें उसके चारों तरफ जो होता है एटम में इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ठीक है, और न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है चारों तरफ। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव है। तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, मतलब कूलम्बिक फोर्स लगेगा। और यहाँ पे एक, जब ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो एक क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो देखिए, सबसे पहले क्या लगेगा कि इन दोनों के बीच में हो गया क्या, कूलम्बिक फोर्स। तो कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, K(Q1Q2/r²। ठीक है, तो Q1 क्या है, Q1 है न्यूक्लियस का चार्ज एंड Q2 है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और आपको पता है कि जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है वो Ze होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन Z के बराबर होता है, इसलिए Z ही हो गया चार्ज न्यूक्लियस का, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सिर्फ एक हो गया E। तो देखिए यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स जो हो गया K(Q1Q2/r²। तो हम Q1 की जगह Ze रख लेते हैं और Q2 की जगह E रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाएगा KZe²/r²। ये आपका निकल गया कूलम्बिक फोर्स। क्या, कूलम्बिक फोर्स, इतना कूलम्बिक फोर्स हो गया। और आप जान रहे हो कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वह न्यूक्लियस के चारों अराउंड जब वो मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ, तो इनके बीच में तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो लगेगा, तभी तो वो एक अपना सर्कुलर पाथ जो है वो मेंटेन करेगा। तो यहाँ पे सर्कुलर फोर्स लग गया। ठीक है, तो देखिए, सर्कुलर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो क्या होता है वो होता है mv²/r। ठीक है, तो ये क्यों लग रहा है, तो जो mv²/r लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसी को बैलेंस करता है क्या, कूलम्बिक फोर्स। तो जब कूलम्बिक फोर्स बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो और कूलम्बिक फोर्स का हमारा क्या निकला, KZe²/r²। तो KZe²/r² इज इक्वल टू mv²/r, ये हो जाएगा। जब आप इसको पूरे अच्छे से सॉल्व कर लोगे, यहाँ आपको डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, बस आपको मेनली फार्मूलाज पता होने चाहिए। तो डेरिवेशन आप छोड़ सकते हो, डेरिवेशन का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप तो एक तो बोर्ड का एग्ज़ाम भी नहीं देना है, और क्योंकि बोर्ड तो 12th में होते हैं। और बात रही नीट और जेईई मेंस की, तो नीट और जेईई मेंस में तो आपको डेरिवेशन पूछने नहीं जा रहा, तो आपको मेनली फार्मूलाज से मतलब होता है। और फार्मूलाज जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। ठीक है, तो आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। और देखिए, यहाँ तक तो आपको पता हो गया कि कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो KZe²/r² इज इक्वल टू mv²/r, ये हो गया। और जब ये पूरा वैल्यू रख के पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो ये आ जाता है r इज इक्वल टू n²h²/4π² ठीक है, इतना आ जाएगा। और जब आप वैल्यू रख लोगे पाई का, h का, m का, k का और e का, ठीक है, जब ये पूरा टोटल वैल्यू रख लेते हो आप, तो Rn इज इक्वल टू हो जाता है 0.0529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉन में। ठीक है, तो ये निकल जाए आपका रेडियस का फॉर्मूला। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको ये एकदम पता होना चाहिए, पूरा याद कर लो आप इसको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो बस यही था पहला एप्लीकेशन। अब हम देखेंगे इस एप्लीकेशन के कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद फिर आगे एप्लीकेशन देखेंगे। तो आप पहले इसको नोट कीजिए और अच्छे से आप इसको याद कर लीजिए, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब जो हमारा जो आपने पहला एप्लीकेशन देखा रेडियस का, उस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ 3rd and 5th ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस।
तो देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमको रेशियो निकालना है थर्ड एंड द फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, ठीक है। तो देखिए क्या होता था कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ये अभी आपने देखा था रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए हमें क्या निकालना है कि हीलियम का थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट का रेशियो निकालना है रेडियस का। तो अभी देख लीजिए, सबसे पहले ये तो कांस्टेंट है, एंगस्ट्रॉन होता है यहाँ पे, और ये जेड कांस्टेंट है क्योंकि हीलियम है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। तो रेडियस क्या हो जाएगा, हमको निकालना है थर्ड एंड फिफ्थ का, यानी कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ये हो गया ना। देखिए तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम देख लेंगे यहाँ पे हमको निकालना है रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट, इसका हमको रेडियस निकालना है, रेशियो निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग जो है वो 3/5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, यानी कि 9:25। तो ये हमारा निकल गया रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द थर्ड एंड द फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन, ठीक है। तो सिंपली आप इसी तरह से कर लोगे कि रेशियो निकालना है। तो इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप तब तक आप इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। तो देखिए अब हमारा रेडियस का ये सेकंड क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या है, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2, ठीक है। तो हमको इनका क्या निकालना है, रेडियस का रेशियो। ये किसका निकालना है, सबसे पहले तो सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम। तो देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड का एंगस्ट्रॉन, ये हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या हो गया, रेडियस का इक्वेशन आप निकालोगे। देखो ये तो सब में कांस्टेंट है, और यहाँ पे जेड भी वेरिएबल है क्योंकि ये एच है एंड लिथियम है, एन तो वेरिएबल है ही। तो आर जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, ये निकल गया। इस तरह से आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। बाकी आप ऐसे इंडिविजुअली ऐसे यहाँ पे रख दो कि पहले इंडिविजुअली लिथियम हाइड्रोजन का सेकंड ऑर्बिट का निकालोगे, फिर हाइड्रोजन लिथियम का थर्ड ऑर्बिट का निकालोगे, फिर दोनों का रेशियो करोगे, वैसे भी आप कर सकते हो। लेकिन ऐसे सिंपली आप बहुत कुछ काटना वाटना नहीं पड़ेगा, सिंपली आपका रेशियो निकल जाएगा। तो आप डायरेक्टली पहले प्रोपोर्शनलिटी निकाल लो, उसके बाद आप डायरेक्टली रख दो यहाँ पे। सबसे पहले क्या हाइड्रोजन का, तो यहाँ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम उसका निकालना है। तो हम लोग देखें सबसे पहले n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि NH/n लिथियम का स्क्वायर इनटू जेड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि लिथियम का जेड क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, लिथियम डिवाइडेड बाय जेड हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंड ऑर्बिट है यानी सेकेंड, और यहाँ थर्ड ऑर्बिट है ये का स्क्वायर, और ये लिथियम का क्या होता है 3, और ये हो जाता है हमारा 1, ये हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो ये हो गया 4/9 और 3/1, इसको 3 से 3 कट देंगे, ये हो जाएगा क्या 4:3। सिंपली आप इस तरह से सॉल्व कर लोगे। रेडियस कैसे निकालना है, रेडियस का रेशियो कैसे निकालना है, सिर्फ आपको बोला जाता है कि सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का रेडियस निकालिए। तो सिंपली हम यहाँ पे जेड स्क्वायर एन स्क्वायर यानी कि 4 यहाँ 2 का स्क्वायर और यहाँ 1 रख देते, आपका रेडियस निकल जाता। तो बस इस तरह से ही आपको करना है। आपको ज़्यादा वेराइटी के क्वेश्चन इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, बस रेशियोज़ के मिलेंगे और फिर कुछ डायरेक्ट रेडियस निकलेंगे, वो निकालने को मिलेगा, वो मिलेगा, और ज़्यादा कुछ वैरायटी नहीं मिलेगा। तो बस आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। तो बस यही था, आप इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं, वो है वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ पे वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का निकालना सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये तो सिंपल है, ये आपको पता है पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि KZ² बाई R² इज इक्वल टू MV² बाई, ये तो हो गया कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ से क्या निकलेगा, V² इज इक्वल टू KZE² बाई MR, ये तो आपका निकल गया, ठीक है। तो देखिए आपको पता है यहाँ पे MVR यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है NH/2π। तो यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम MVR इज इक्वल टू NH/2π। तो जब आपको पता है कि MVR इज इक्वल टू NH/2π होता है, तो हम यहाँ पे अगर यहाँ ये करें कि यहाँ पे MR का वैल्यू MRV का वैल्यू हम लोग करें, तो MRV का वैल्यू क्या हो जाएगा KZE² बाई V,
ठीक है। तो यहीं पे हम लोग इसका जो होता है वैल्यू हम लोग एक्सचेंज कर देते हैं इसके वैल्यू से, तो के जेड ई स्क्वायर जो हो जाता है इक्वल टू हो जाता है NH/2 इंटू वी, तो ये हो गया। और इसका वैल्यू हम लोग जो है ये वाला वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो इस पुट करने के बाद आपको v का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2π/kz²/NH, तो ठीक है, तो ये आ जाएगा। देखिए आपको इतना डेरिवेशन से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको ये कोई कहीं पूछने नहीं जा रहा, क्योंकि आप 11th में ना तो बोर्ड्स देने जा रहे हो ना आपको जेई मेंस या फिर नीट में कहीं ये डेरिवेशन पूछा जा रहा है। आपको किस चीज़ से मतलब है, आपको मतलब है एक तो कि कूलम्बिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये कहीं कहीं यूज आ सकता है, ठीक है, और मेनली ये यूज आएगा। और सबसे ज़्यादा यूज क्या आएगा, सबसे ज़्यादा यूज आएगा ये फार्मूला जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है कि हम लोग यहाँ पे जो अब जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू हम हटा के और जो वैल्यू होता है वो पुट करके सॉल्व करके एक सिंपल फार्मूला निकलता है, उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, पुटिंग वैल्यू ऑफ पाई के ई एंड एच, तो ये सारे वैल्यू रख दिए, इन सारी चीज़ का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख दिए, तो v इज इक्वल टू क्या निकल जाता है 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या आता है मीटर पर सेकेंड, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। v का वैल्यू आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो ये रखना है याद और एक ये याद रखना है, ये दोनों फार्मूला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप पूरा अच्छे से याद रखोगे, v इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू Z/n इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। ये था आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बस सिंपल है, आपको कुछ इतना भारी चीज़ नहीं है, इतना हार्ड चीज़ नहीं है कि आपको कोई टेंशन लेने की बात है, इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा सिंपल आते हैं। तो बस आप ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी मैं इस पे वेलोसिटी पे एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे और भी एप्लीकेशंस जो है, ठीक है। तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ देखेंगे एक वेलोसिटी का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हमें यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है जो कि थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन में प्लेस्ड है, उसका हमको वेलोसिटी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लोगे, जो मैंने अभी आपको बताया। उसका फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको पता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है जो कि थर्ड ऑर्बिट में प्लेस है, वो भी हाइड्रोजन एटम का। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, Z का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और n का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये थर्ड ऑर्बिट में प्लेस्ड है। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे कि सिर्फ इसका वैल्यू पुट करोगे और आंसर निकालोगे। सिंपली यही तरीके का क्वेश्चन आता है, और भी कोई डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बस आपका सिंपल क्वेश्चन आएगा। तो आपको बस यहाँ पे क्या करना है, सबका वैल्यू वैल्यू रख देना है यहाँ पे, यानी कि v इक्वल टू हो जाएगा 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू Z का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और n का वैल्यू हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। और इसको आप कैलकुलेट कर लेना, बस यही हो जाएगा इसका आंसर। तो बस यही सिंपल तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें कि आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस आप इसको नोट कर लीजिए और आगे हम एप्लीकेशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमारा यहाँ पे थर्ड एप्लीकेशन है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी देखेंगे हम, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है तो उसके पास एक एनर्जी होगा, ठीक है, एनर्जी होगा। तो उसके पास एनर्जी जो होता है वो टोटल एनर्जी होता है, उसका दो पार्ट होता है। एक तो उसका काइनेटिक एनर्जी हो गया जो कि वेलोसिटी के कारण, और एक हो जाता है उसका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, तो आपको हाफ mv² पता है, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू k/q1q2/r², r तो ये पता है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पता है आपको हाफ mv² करते हैं, हाफ mv² रख दिए, और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको पता है कि k/q1q2/r होता है, तो ये रख दिया, ठीक है। तो आप इसको पूरा जब सॉल्व करोगे सब चीज़ रख के, तो इसका जो एनर्जी का एक फॉर्मूला आता है वो है 2π² mk²z²e²e4, ठीक है, डिवाइडेड बाई n²h², ठीक है। ये एनर्जी का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना नहीं है, बस आप जान लीजिए कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एनर्जी का मेन फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, देखिए यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई के ई एम एच, जो कांस्टेंट है उसका हम वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। वैल्यू रखने के बाद एक फार्मूला आ जाता है, ये सारे वैल्यू को कैलकुलेट करके वो आता है n इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻−18 Z²/n² जूल पर एटम, ठीक है। ये तो आपका निकल गया जूल में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए।
और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है, En इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत मतलब इंपॉर्टेंट फार्मूला ये, इससे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपको इतना कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, बस सिर्फ फार्मूला आपको इसमें याद रखना है, इससे सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, En इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁸ इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, कब, जब आपको जूल में एनर्जी पूछा जाए तो ये हो जाता है जूल पर एटम। अब जब वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने पे हमें क्या आता है कि En इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और एक बात आपको और भी ध्यान रखना है कि ये जो भी बोर्स एटॉमिक मॉडल का फार्मूलाज था वो सारे जो होंगे वो तो हाइड्रोजन एटम है उसके लिए लगेगा, या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उन सारे एटम में लगेगा ये फार्मूला। जैसे कि आप देखिए, एक तो हाइड्रोजन हो गया, फिर हो गया लिथियम +2, हीलियम प्लस, इन सारे में ये फार्मूलाज एप्लीकेबल होते हैं। मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन दिस फार्मूलाज आर एप्लीकेबल ओनली इन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया, तो बस यही था सारे एप्लीकेशंस। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और कुछ डेफिनेशन है उनके बारे में देखेंगे और एनर्जी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो बस आप इसको अभी पहले नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम सब एक्स्ट्रा पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट में, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, वो होता है kZe²/2r, ठीक है। ये होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू kZe²/2r। तो यहाँ पे क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी जो हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो गया, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो क्या काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सेकंड में, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है -kZe²/2r, मतलब -kZe²/r, ठीक है। ये माइनस में होता है, आपको ये पता ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ रेडियस, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पे रेडियस इंक्रीज करेगा, रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, रेडियस इंक्रीज करेगा तो ये फाइनल ये जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में डिक्रीज करेगा। जब नेगेटिव डिक्रीज होता है तो वो क्या हो जाता है, फाइनली उसका जो ओवरऑल वैल्यू होता है वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगा। सिमिलरली यहाँ पे टोटल एनर्जी जो होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटू Ze²/2r, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r इन नेगेटिव। तो सिंपली यहाँ भी जब रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो ये वैल्यू डिक्रीज करेगा, यानी कि जो ओवरऑल एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि नेगेटिव में डिक्रीज कर रहा है यानी कि वो इंक्रीज कर रहा है तो ओवरऑल वैल्यू। तो बस ये सिंपल था, ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। देखिए अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, जब आप यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जब इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2ke। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो कि हाँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू kZe²/2r, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो गया। और आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है -kZe²/r होता है, तो इसको हटा ले तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे नेगेटिव लगाते हैं तो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कह देंगे -2e = p, ये हो गया। इस तरह से आप निकालोगे, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2ke, और काइनेटिक एनर्जी जो हो जाता है वो हो जाता है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, क्योंकि देखो आप इन टोटल एनर्जी जो हो रहा है -kZe²/2r हो रहा है, और जब हम यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू ये आ जाएगा। इसलिए ये हो गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू सिंपली हो जाता है 2 ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। तो बस यही सारे कंक्लूजन थे। ये वाला कंक्लूजन जो है, ये पार्ट आपको एकदम याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत यूज आएगा। तो बस ये था, और इसके आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे, आप इसको तब तक नोट कर लीजिए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है। सबसे पहला डेफिनेशन है आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, मिनिमम एनर्जी टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम। देखिए आयनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कोई भी एटम है, यहाँ न्यूक्लियस है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, क्या n=1 में, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से जब हमको इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर ले जाना होता है, कहाँ बाहर, मतलब लिबरेट कराना होता है, तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको रिक्वायर्ड होता है उसी एनर्जी को कहते हैं हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब कि हमको n1 क्या होगा, 1 होगा और n2 इनफाइनाइट, यानी कि n1 से हमको इनफाइनाइट पे ले जाना है, तो उसी एनर्जी को कहेंगे हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए दूसरा एनर्जी है सेपरेशन एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट n1 = एंड n2 = इन्फाइनाइट। मतलब हमें यहाँ पे क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में है, मतलब कि ग्राउंड स्टेट छोड़ के बाकी सारे स्टेट में है, यानी कि मान लीजिए ये ग्राउंड स्टेट हो गया तो n2 में प्रेजेंट है, n3 में प्रेजेंट है, तो वहाँ से इनफाइनाइट में, मतलब उसको एटम से बाहर ले जाना है, उसको कहते हैं सेपरेशन एनर्जी। तो देखिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट से बाहर, सेपरेशन एनर्जी हो गया एक्साइटेड स्टेट से बाहर। तो ठीक है, ये दोनों फार्मूलाज, ये दोनों एनर्जी लगभग सेम है, बस एक में क्या होगा कि ग्राउंड स्टेट से बाहर ले जा रहे हैं और एक में किसी भी एक्साइटेड स्टेट से बाहर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी में n1 जो होता है 1 हो जाता है एंड n2 इनफाइनाइट, और सेपरेशन एनर्जी में क्या होता है, n1 जो हो गया 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है और n2 जो होगा इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट। मतलब कि देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट है, इसको हम लोग एक्साइटेड स्टेट में ले जा रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए जितना एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगा, जितना एनर्जी हम चाहिए होगा हमें, वही एनर्जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है। तो एक्साइटेशन एनर्जी में क्या हो जाता है कि n1 = 1 हो जाएगा, n2 = हो जाएगा 2 3 4 कुछ भी, ठीक है। तो ये हो गया, ये 3 एनर्जी है, और ये सारे एनर्जी जो होते हैं पॉजिटिव एनर्जी होता है। ये ऑल एनर्जीज आर, ऑल दिस एनर्जी आर पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गया। तो ऑल दिस एनर्जीज आर पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लेना एक पॉइंट। तो बस यही था इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अभी हम देखेंगे एनर्जी का एक क्वेश्चन बस, और इस वीडियो में इतना ही रहेगा। तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एनर्जी का एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन सबसे पहले क्या है, इफ़ द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना इन हाइड्रोजन एटम, फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। हमें यहाँ पे क्या करना है कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, और टोटल एनर्जी दिया हुआ है, यानी कि E दिया हुआ है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको पता है कि इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है = होता है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी = 2 ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। इतना आपको पता है, तो आप सिंपली बस इस पर रख दोगे सारे चीज़ और इससे आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी = क्या हो गया, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि +1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी = हो गया आपका 2 × टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे हो गया 2 × -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि यहाँ पे हो गया 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में। तो ये आपका निकल गया पोटेंशियल एनर्जी। तो बस यही सारे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, आपको ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बस आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि कैसे सॉल्व किए, और मैं आगे एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ एनर्जी का, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन है एनर्जी का है। यहाँ पे क्या करना है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ लिथियम +2 आयन फॉर द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट का लिथियम +2 आयन का हमको एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी के लिए आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट × Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जब आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, ठीक है। तो देखिए, तो एनर्जी क्या हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन × Z, यहाँ पे क्या हो जाता है, Z हो जाता है लिथियम का 3, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब N क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये 3 का इसका होल स्क्वायर,
ठीक है, क्योंकि एन स्क्वायर जेड स्क्वायर एन स्क्वायर है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा -13.6 × 9/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकल गया लिथियम +2 का इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो बस यही सारे सिंपल्स क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपको एनर्जी और रेडियस और वेलोसिटी से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ज़्यादा इतना एडवांस क्वेश्चन इसमें नहीं आता है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है कि आपको इतना टेंशन लेने की बात है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा एप्लीकेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल से। तो बस यही था इस वीडियो में। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है, और आप ज़रूर से टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ का पेपर जो है वो ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। बहुत हेल्पफुल टेस्ट सीरीज़ होने वाला है। हमने पहले भी इस चैनल पे टेस्ट सीरीज़ रखा है सेम तरह के, बहुत बच्चे को हेल्प भी मिला। आप वीडियोज़ भी देख सकते हो, उन्होंने बताया कि आप कितने हेल्पफुल होते हैं। तो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा टेस्ट सीरीज़ को। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।